हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आज फिर से आपके लेके आया हूं कंपनी अकाउंट से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के लिए एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है फ्री एजुकेशन विथ क्वालिटी कंटेंट। मैग्नेट ब्रेन्स पे सब कुछ फ्री मिलता है। उसी सीरीज में आपके लिए आज का ये वीडियो। आज की वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको? आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशंस क्या हैं। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से शेयर कैपिटल को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, उसको चेक करने वाले हैं। और एंड में हम चेक करेंगे, जानेंगे कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो आज की वीडियो में ये बातें हम समझेंगे, तो ध्यान से कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो मेरे पास पहला वर्ड आता है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो शेयर कैपिटल क्या होती है जरा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। जब सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है तो हम उसको बोलते थे प्रोप्राइटर्स कैपिटल। फिर जैसे जैसे थोड़े से हम बड़े हुए तो हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पढ़ा। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर मनी इन्वेस्ट करता था अपने बिजनेस में, उसको हम बोलते थे पार्टनर्स कैपिटल। अब जैसे ही ये कंपनी के ऊपर आते हम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी होता है, तो यहां पे कैपिटल तो है लेकिन नाम क्या क्या जुड़ जाता है, शेयर कैपिटल। क्यों ऐसा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी में मेंबर्स जो होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स या शेयर होल्डर। तो कंपनी में मालिकाना हक देने का एक तरीका है शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, और ये 10 लाख रुपए लगाने के लिए हमने क्या किया, इसको छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से 10 लाख मांगेंगे, हो सकता है कि नहीं उपलब्ध करा पाए, हो सकता है उपलब्ध करा दे। अब फिगर छोटा लिया मैंने, अगर मैं इसको 10 लाख करोड़ कर दूं तो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा, फिर किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस को हमें यहां पे क्या करना है, बड़ा करना है। इसीलिए तो कंपनी बनाई है। छोटे बिजनेस, मिड साइज बिजनेस जो होते हैं, वो जनरली सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म में चलते हैं। जैसे ही बिजनेस बड़ा होता है, कंपनी बनाने की आवश्यकता होती है यहां पे। तो अब कंपनी को 10 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए, तो इसका हमने एक तरीका निकाला कि इस 10 लाख को 10 लाख के कितने भाग कर दो, एक भाग 10 रुपए का कर दो, तो टोटल कितने भाग हो जाएंगे, 1 लाख। अब ये 1 लाख क्या निकाला, ये 1 लाख ही तो क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। 1 लाख क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। और एक शेयर की वैल्यू क्या निकाली हमने, 10 रुपए। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हिसाब से, 1 लाख। इसी को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये शेयर्स हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। अब कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी मतलब मेंबर, कंपनी का ऑनर 10 रुपए दे सकता है। हाँ जी सर, 10 रुपए दे सकता है। हालांकि इतना छोटा इन्वेस्ट करेगा नहीं, लेकिन कहने की बात है टेक्निकली दे सकता है। क्लियर बात है जी। चलो, तो 10-10 रुपए के टुकड़ों में हमने कंपनी की शेयर्स को क्या कर दिया, कंपनी की कैपिटल को डिवाइड कर दिया, दैट इज नोन एज शेयर्स। तो कितने शेयर्स बन गए यहां पे, 1 लाख शेयर्स बन गए। एक शेयर की वैल्यू कितनी, 10 रुपए। क्लियर बात है जी। तो इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। अब यहीं से ना शेयर कैपिटल जो होती है, जो शेयर होता है, उसकी ना 3 तरह की वैल्यू होती है। 3 तरह की वैल्यू होती है एक शेयर की। तो ये जो 10 रुपए मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्यों बोल रहे हैं फेस वैल्यू, क्योंकि ये कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होती है, लिखी होती है उसके फेस पे, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फेस वैल्यू। अब हमने मार्केट में देखा है, कंपनी कई बार अपने 10 रुपए के शेयर्स को 10 रुपए में नहीं बेचती, 10 से ज्यादा रुपए में बेच सकती है, या मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है उससे ज्यादा पे। क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वो कंपनी में कुछ अच्छी बातें होती हैं। जैसे कि एमआरएफ का शेयर है, आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड होता है। तो जिस वैल्यू पे वो शेयर जो ट्रेड हो रहा है, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू।
क्लियर बात है जी। अब तीसरी वैल्यू और आती है इसमें, उसको हम बोलते हैं क्या, बुक वैल्यू। अब ये सर बुक वैल्यू क्या है, सर वो वैल्यू जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, वो वैल्यू जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। तो यहां से मुझे क्या कॉन्सेप्ट लेके जाना है, शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स नोन एज शेयर कैपिटल। और जो शेयर कैपिटल होती है, जो हमने पार्ट डिवाइड किया, उसको हम बोलते हैं शेयर। और जो शेयर होता है उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, 3, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। हालांकि इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब इसका प्रैक्टिकल यूज होने वाला है। क्लियर बात है जी। चलो तो एक बार जरा टेक्निकली देख लें कि कैसे हमें डिफाइन करना है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड, ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल दैट इज फेस वैल्यू, होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी और अल्टीमेट ऑनर ऑफ द कंपनी। इट इज ऑल अबाउट द शेयर कैपिटल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, जो हमें बताने वाली है टाइप्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, दूसरा प्रेफरेंस। वैसे तो इनका जो शब्द का मीनिंग है वही काफी है आपको समझाने के लिए। जैसे कि इक्विटी मतलब क्या, समानता। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो इक्वल राइट्स कैरी करते हैं। क्या करते हैं वो, इक्वल राइट्स कैरी करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स तो सम प्रेफरेंशियल राइट्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर याद रखिए हमेशा इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर्स में। पहला, इक्विटी शेयर्स को सर डिविडेंड कब मिलेगा, प्रेफरेंस के बाद। मतलब प्रेफरेंस को कब मिलेगा, पहले। तो प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहला क्या प्रेफरेंस है कि डिविडेंड इक्विटी के पहले मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर डिविडेंड क्या होता है। अरे भाई, डिविडेंड इट इज अ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। अरे कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी प्रॉफिट किसके साथ बांटेगी, किसको शेयर करेगी, अपने शेयर होल्डर के साथ। दैट इज नोन एज डिविडेंड। क्लियर बात है जी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या मिलने वाला है, पहले मिलने वाला है। किससे पहले मिलेगा, इक्विटी के पहले मिलेगा। दूसरा, अगर कंपनी कभी बाइंडिंग अप में जाती है, कंपनी कभी बंद होती है, तो सबसे पहले कैपिटल किसकी रीपे करेंगे, बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पहले कैपिटल को रीपे किया जाएगा, बाद में बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल को रीपे किया जाएगा। तीसरा डिफरेंस, जो प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है ना वो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से फिक्स होता कितना % इनको डिविडेंड मिलने वाला है, जबकि इक्विटी का ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी। चौथा, सर इनको ना कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, जबकि इनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। वोटिंग राइट मतलब क्या, मतलब ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ओनर है। प्रॉफिट होगा तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, नुकसान होगा तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। ये क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको क्या बोल दिया कि भैया फिक्स परसेंटेज से, प्री डिटरमाइंड रेट से डिविडेंड हम आपको पे कर रहे हैं। अब कंपनी के मैनेजमेंट में आपका क्या रोल है, इसलिए इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते। क्लियर बात है जी। तो अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो कंपनी इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है। तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में कोई बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला है। इक्विटी की जगह प्रेफरेंस लिख दोगे, प्रेफरेंस की जगह इक्विटी लिख दोगे, जो भी शेयर्स इशू किए होंगे हम कर देंगे। तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें मालूम होना चाहिए इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। एक रिकॉल और कर सकते हो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो, ये बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में भी पढ़ चुके हो आप, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। चलो तो ये हो गई इक्विटी और प्रेफरेंस में चर्चा काफी। एक डिफरेंस टेबल भी मैं आप लोगों के लेके आया हूं टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आ जाओ भैया। तो पहला डिफरेंशिएटर क्या लिखा हुआ है, राइट टू डिविडेंड। प्रेफरेंस को क्या है, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। प्रायोरिटी मिलेगी, इनको पहले दिया जाएगा अगर दिया जा रहा है तो। डिविडेंड मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इफ इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया तो जरूरी है कि इक्विटी को मिलेगा? नहीं बोला, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इक्विटी को डिविडेंड दिया तो प्रेफरेंस को डिविडेंड जरूरी है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनको प्रायोरिटी है, उनको प्रेफरेंस है। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस। In case of equity, rate of dividend is not fixed, it is a fluctuating. ईयर बाई ईयर्स कंपनी का मैनेजमेंट या कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहां पे डिसाइड किया जाता है कि किस रेट से डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इस बात को भी डिसाइड किया जाता है। अरियर ऑफ डिविडेंड, इफ प्रेफरेंसेस आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, अरियर ऑफ डिविडेंड्स पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब क्यूमुलेटिव जैसे ही बोल रहा है कि इकट्ठा होता जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स की भी कैटेगरीज होती हैं, तो अगर वो क्यूमुलेटिव कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जब भी मतलब 1 साल 2 साल हम डिविडेंड नहीं दे पाए तो क्या बोला, इक्विटी को जब भी डिविडेंड दोगे ना पहले, तो सबसे पहले प्रेफरेंस का क्यूमुलेटिव डिविडेंड इकट्ठा करो, उसको पे ऑफ करो, तब इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे कर पाओगे। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर। इन केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर, इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड इन द कमिंग ईयर्स। तो इसका एक्यूमुलेशन नहीं होता। अच्छा, रीजन बहुत सिंपल है क्यों नहीं होता है एक्यूमुलेशन, क्योंकि भैया अल्टीमेट ऑनर है ना ये। अगर किसी साल प्रॉफिट हुआ कंपनी को और कंपनी ने वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कोई बात नहीं है, कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ जाएंगे, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हो रहा है। तो वहां पे क्यूमुलेटिव होने नॉन क्यूमुलेटिव होने कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट ऑनर्स ऑफ द बिजनेस और कंपनी। तो डिविडेंड तो क्लियर है ना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट नोन एज डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस बन जाता है, कंपनी अपने पास रखती है। और एक मेजर डिफरेंस भी है, आप देखो जरा इसको लाइव एग्जांपल से कोरिलेट करो। एक केस स्टडी देता हूं, जरा पता लगाओ मार्केट में एमआरएफ दैट इज मद्रास रबर फैक्ट्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक फिगर मैं बता देता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, 70,000 करोड़। और वहीं पे अगर मैं बात करूं मद्रास रबर फैक्ट्री की, तो मद्रास रबर फैक्ट्री का एनुअल प्रॉफिट तकरीबन 6,000 करोड़ आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास। लेकिन जब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर देखोगे ना, तो मद्रास रबर फैक्ट्री एमआरएफ इज हैविंग 1 लाख रुपीस का मार्केट वैल्यू है, रिलायंस तकरीबन 2500 से 3000 के बीच आसपास चलता है। तो क्यों डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है सबसे बड़ा यहाँ पे, जरा पता करके आओ ये केस स्टडी आप, तो आपको समझ में आएगा कि डिविडेंड क्यों देना नहीं देना, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है डिविडेंड का, है ना। तो ये थोड़ा देखते जाओ, चेक करते जाओ मार्केट में क्या चल रहा है, पढ़ रहे हैं तो उसको हमें मार्केट से लिंक करना बहुत जरूरी होता है ना। हमेशा मैं ऐसा सोचता हूं और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि जो पढ़ रहे हो उसको जरा मार्केट से चेक तो करो कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, क्या ही किसी चीज़ मार्केट में इंपैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रही है। ठीक है जी, तो हमारे ज्ञान को चेक करते रहना चाहिए, हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कैसे मार्केट में इंप्लीमेंट हो रही है वो हमें हमेशा देखना है। चलिए, next differentiator, that is convertibility. Preference shares may be converted to equity shares if the terms of issue so provided. मतलब अब ये कैटेगरी होती है कन्वर्टेबिलिटी, नॉन कन्वर्टेबिलिटी। तो अगर वो कन्वर्टेबल कैटेगरी के हैं तो फ्यूचर में जाके प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स बन सकते हैं। इसके पीछे भी रीजन होता है, क्यों? क्योंकि इनिशियल जब पीरियड होता है ना कंपनी का, तो रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी इन्वेस्टर। तो रिस्क नहीं लेना, वो क्या करता है, भैया प्रेफरेंस शेयर्स दे दो, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिविडेंड फिक्स मिलेगा, और कंपनी डूबेगी तो पहले मेरा पैसा वापस मिलेगा, इक्विटी को बाद में मिलेगा, रिस्क नहीं लेना। बोला कि 5 इयर्स तक मैं प्रेफरेंस रखूंगा, कंपनी चल गई तो 5 इयर्स बाद मुझे क्या कर देना, इक्विटी में कन्वर्ट कर देना। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू किए जाते हैं। इक्विटी शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल, ये कन्वर्टेबल कैटेगरी के नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर्स पहले दिन इक्विटी शेयर होते हैं, बड़े होकर भी इक्विटी शेयर्स होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, मतलब सेफ जो होते हैं ना, कुछ इन्वेस्टर जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि शुरुआत दौर में कंपनी को दिक्कत हो सकती है, तो मैं क्या करता हूं ना, प्रेफरेंस मांगता हूं कंपनी से, और जब कंपनी चल पड़ेगी तो मैं कंपनी को बोल दूंगा कि मेरे शेयर्स को ना आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। बात क्लियर है जी। चलो, रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। हाँ जी, इनकी एक निश्चित समय होता है, एक्सपायरी होती है,
वहां पे हमको इनको रिडीम करना, पैसे वापस करने, रिडम्पशन का मतलब। इक्विटी शेयर्स को रिडीम नहीं किया जाता एक्चुअली, इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन तो होता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की कैपिटल आपने वापस कर दी तो कैसे कंपनी चलेगी, बिना कैपिटल के कंपनी नहीं चल सकती ना, तो रिडम्पशन वर्ड नहीं होता। हाँ, लेकिन कंपनी अपने शेयर्स को खरीद सकती है, तो उसको हम बोलते हैं अ कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद सकती है, दैट इज नोन एज बाय बैक। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स have voting rights only in special circumstances, whereas equity shareholders have voting rights in all these circumstances. अगर आपके पास एक शेयर भी है तो आपके पास वोटिंग राइट है। अब वोटिंग राइट जैसे हमारा इलेक्शन में होता है ना, वैसे वन मैन वन वोट वो कॉन्सेप्ट नहीं कैरी करता यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो कैरी करता है दैट इज कितना परसेंट आपके पास शेयर्स हैं, कितना परसेंट शेयर होल्डिंग आपके पास है, उतना परसेंट आपके पास वोटिंग राइट्स कैरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 57% शेयर होल्डिंग है, दैट मीन्स दे आर हैविंग 57% वोटिंग राइट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जितना परसेंट शेयर होल्डिंग उतना आपका वोटिंग राइट होता है। यहाँ पे वन मैन वन वोट कॉन्सेप्ट नहीं कैरी करेगा। क्लियर, ऑल क्लियर? नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स आपके लिए। मैं कमेंट बॉक्स को बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे चेक करता हूं। चलिए, बेसिस फिर से आगे 7th और 8th डिफरेंस है यहाँ पे। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन बाइंडिंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज रीपेड बिफोर द इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज पेड, whereas equity on binding of equity share capital is repaid after the preference share capital is paid. प्रायोरिटी इनको मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, चलो। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। भैया रिस्क लेने तैयार नहीं हूं, लॉस हो रहा तो शेयर करने तैयार नहीं हूं, प्रॉफिट हो रहा तो एक फिक्स परसेंट से प्रॉफिट चाहिए, तो मैनेजमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करने दें हम आपको, हम खुद कर लेंगे ना मैनेजमेंट। जो नुकसान सहन करने तैयार है, वो एक सीरीज आई थी ना वेब सीरीज, उसमें क्या बोला था, रिस्क है तो इश्क है। ठीक बात है जी, उसी लॉजिक में इनको बाहर कर दिया, बोला तुम्हें ना रिस्क लेना नहीं आता, तुम्हें इश्क नहीं है, जिसको रिस्क लेना आता है उसके साथ इश्क करेंगे हम। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, नुकसान होगा तो जिम्मेदारी लेने के लिए बैठे हुए। क्लियर बात? चलो, इसलिए इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया। क्लियर बात? चलिए जी, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट। 3 बार वेरी वेरी बोला मैंने, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको ये 4-5 टर्मिनोलॉजी लिख देगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। टेक्निकल है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये प्रॉब्लम देगा। क्योंकि देखो ये पूरा चैप्टर जो है ना 2 चीजों के आसपास घूमता है। एक तो जनरल एंट्री, अब जनरल एंट्री टोटल मिला के मैं बोलूं तो 15 मैक्स टू मैक्स हो सकती हैं। वैसे तो 8 जनरल एंट्री वो होनी है, आपको भी मालूम है अगर आपने एक बार देख लिया तो। लमसम की एंट्री मिला लो, 4 फीचर की मिला लो, रीइश्यू की मिला लो, मैक्स टू मैक्स 15 टाइप्स की जनरल एंट्री हो सकती है। और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो जनरल एंट्री तो याद हो जाती है। सर ये देखो पैसा आया ना तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सर कर दो, इतना तो सर हमने 11th क्लास में पढ़ा दिया था आपने। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। दूसरी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां जाती है कि सर एंट्री तो बना ली, एंट्री के साइन ने अमाउंट कौन सा लिखें, वो कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए टेक्निकल टर्म्स जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। सॉरी, आ जाइए जरा। ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, फिर से जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसको हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, इसको समझते जाना है। ऑथराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड, बहुत सिंपल है। कंपनी का क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, और कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कहां करवाना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंपनी का जो होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टली डील नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है
वो डायरेक्टली डील नहीं करता है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के माध्यम से डील करता है, आरओसी। ठीक है जी। और आरओसी के साथ साथ जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के बारे में कुछ बेसिक बातें बताता है, फंडामेंटल, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की कैपिटल, इंपॉर्टेंट, बस यही तो चाहिए था मुझे। उसके बाद 3 बातें और हैं जो आपको मालूम है। तो कंपनी की कैपिटल कहां लिखनी पड़ती है हमें, कंपनी कैपिटल कितनी होने वाली है, लिख दिया मैंने, मेरी कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए होने वाली है। तो मैंने किस में लिख दिया ये वाली बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया। और जब मैंने इसको आरओसी में फाइल किया, एमसीए गया, तो वहां पे भी रजिस्ट्रार ने मुझे परमिशन दे दी कि ठीक है आपकी कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए हो सकती है। अब ये क्या बन गई, मेरी रजिस्टर्ड, ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल हो गई। कंपनी की कैपिटल मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो सर एक बार कंपनी बनाई तब आपने लिख दी, अगर अब आपको जरूरत पड़ी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने की, नहीं बढ़ी क्या, बढ़ जाएगी, टेंशन ना ले मेरे भाई, बढ़ जाएगी। उसका भी प्रोसीजर होता है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज पॉसिबल, कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ सकती है फ्यूचर डेट में। तो इनिशियली हमने क्या किया, कंपनी की कैपिटल को कम रखा, 10 लाख रुपए रख लिया। ठीक है जी, ऑथोराइज है। अब ये पैसा ना आया ना गया, सिर्फ पेपर में लिख लिया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिख दिया, और ये ऑथोराइजेशन कहां से मिल गया मुझे, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मिल चुका है। क्लियर बात है जी। अब ये 10 लाख की तो कैपिटल मैंने ऑथोराइज करा के रखी है। मैंने सोचा कि यार कंपनी को ना अभी 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, कंपनी को अभी सिर्फ और सिर्फ ना 8 लाख रुपए की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, ये जो शेयर होते हैं ना कंपनी के, वो हम पब्लिक को बेचते हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जिन लोगों ने कंपनी इकट्ठा की, कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करेंगे ना शेयर होल्डर सब, तो पब्लिक में हमने बोला कि अभी ना 8 लाख रुपए की कैपिटल ही इशू कर रहे हैं। तो किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। 10 लाख की कैपिटल में से 2 लाख अभी मैंने इशू नहीं किया। कितना कैपिटल इशू किया, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए की कैपिटल मैंने इशू कर दी, लोगों को बोला कि भैया कंपनी अपनी कैपिटल 8 लाख रुपए की बेचने तैयार है। ठीक है जी, इशू किया तो इशूड हो गई। अब पब्लिक क्या करेगी, इसको सब्सक्राइब करेगी, पब्लिक एप्लीकेशन देगी कि भैया 8 लाख की कैपिटल है, हम आपकी कैपिटल, कंपनी की कैपिटल सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं। तो जरूरी कि 8 लाख ही सब्सक्राइब करें? नहीं सर, बिल्कुल जरूरी नहीं। हो सकता है 6 लाख की सब्सक्राइब करें, हो सकता है कि 16 लाख की सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन आ जाए। तो मैक्सिमम तो हमारी इशूड है, तो सब्सक्राइब 8 लाख तक हो सकती है, लेकिन उससे कम भी तो एप्लीकेशन आ सकते हैं। तो कितने कम एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो 90% का क्लॉज लगा दिया कि कंपनी की मिनिमम सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। तो 8 लाख का 90% कितना हो गया, 7,20,000। जरूरी नहीं, मैं मान लेता हूं कंपनी के पास जो मेंबर्स ने अप्लाई किया वो 7,50,000 7,50,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गए। तो अब ये क्या बन गई, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये बन गई सब्सक्राइब। अभी पैसा नहीं आया मेरे भाई, बिल्कुल नहीं जल्दी करना, पैसा आया ही नहीं अभी तक, अभी तो हम प्रोसीजर में ही है ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोसीजर में ही है अभी तो हम। सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो होती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो होता है, उसी में हम चल रहे हैं अभी तो 7,50,000 के लिए एप्लीकेशन आ गए कि शेयर होल्डर ने आपको एप्लीकेशन दे दिया कि सर देखो आपने तो 8 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू की थी, लेकिन हम 8 लाख रुपए की शेयर कैपिटल नहीं लेना चाहते, 7.5 लाख रुपए की कैपिटल लेना चाह रहे हैं। तो ये क्या बन गई, सब्सक्राइब करके रखा है। 8 लाख रुपए तक जब मांगोगे तब आपको मिल सकता है, एश्योरेंस आ गया आपके पास। अब देखो कॉल्ड अप कैपिटल, मैंने क्या बोला, देखो मैंने अभी 8 लाख तो मैंने किया था, लेकिन ठीक है 7.5 का आ गया, अभी मुझे 7.5 लाख रुपए की जरूरत भी नहीं है। 2.5 लाख रुपए में क्या करता हूं, नहीं मंगाता हूं। तो क्या बन गया ये, रिजर्व कैपिटल। अभी मैंने शेयर होल्डर से कितने रुपए मांगे, मैंने बोला देखो 7.5 लाख रुपए का एश्योरेंस दिया ना आपने, 7.5 नहीं चाहिए अभी कंपनी को, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगे। आप दे देना, ईमानदार लोगों को दे दोगे आप। ये ईमानदारी है तो बाद में जाके आपको परेशान करने वाली है, कॉल से एरियर आने वाले हैं वहां से। ठीक है, चलो तो कॉल्ड अप, मैंने कितने रुपए मांगे अपने शेयर होल्डर से, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से कितने रुपए मांगे, बोला देखो 7.5 लाख का आपने किया था ना वादा, 5 लाख दे दो। ठीक है साहब, 5 लाख मांग ली मैंने। अब देखो 2-3 यहां पे
पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 5 लाख मांगा, मेरे शेयर होल्डर्स ने पूरा 5 लाख रुपए दे दिया, बहुत बढ़िया सर, पूरा पेड अप हो जाएगा। दूसरी संभावना क्या बनती है कि मैंने 5 लाख मांगा लेकिन मेरे शेयर होल्डर ने मुझे कितना दिया, 4 लाख रुपए। मेरे शेयर होल्डर ने मुझे कितना दिया, 4 लाख रुपए। अब क्या बोलेंगे यहां पे, 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख रुपीज का क्या बन गया, कॉल्स इन एरियर। मैंने पैसे मांगे लेकिन मेरे शेयर होल्डर ने मुझे पैसे नहीं दिए, क्या बन गया, कॉल्स इन एरियर बन गया। बात समझ में आ रही है? तो रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्स इन एरियर क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल का डिफरेंस जो होता है वो कॉल्स इन एरियर होता है। यहां तक बात एकदम क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। यह हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल को क्या किया है, शेयर कैपिटल को क्लासिफाई किया है। यह मेरे काम आने वाली चीज है। क्लियर है जी? चलो, तो जो पेड अप कैपिटल होती है ना बेटा, ध्यान से, पेड अप कैपिटल जो होती है वही बैलेंस शीट में जाएगी, उसी की रिकॉर्डिंग होगी। बाकी सब तो नोट्स टू अकाउंट में ऐसा लिखा रहेगा बस। जो हमारे अकाउंट्स में जाने वाली है, जो हमारे बैलेंस शीट में जाने वाली, दैट इज पेड अप कैपिटल। क्लियर है जी? चलो कंटिन्यू करेंगे टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इसको क्लियर कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, चलो, तो रिजर्व कैपिटल जैसा हमने अभी देखा, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब जितना हमने मांगा है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो रिजर्व कैपिटल है। वेयरएस कैपिटल रिजर्व तो एक तरह का प्रॉफिट है जो कहां से हुआ है, कैपिटल एसेट्स को बेचने से हमें जो प्रॉफिट होता है, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। क्लियर बात है जी? ये कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि क्या हो रहा है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। क्लियर बात? तो जहां पर रिजर्व पहले आ रहा है वो क्या है, शेयर कैपिटल वाला है, जहां रिजर्व बाद में आ रहा है वो प्रॉफिट वाला है। चलो, तो डिफरेंस क्लियर कर लेना चाहिए मुझे, तो और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मीनिंग, इट इज दैट पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ कंपनीज बाइंडिंग अप। अभी तो नहीं मांगा, कंपनी बाइंडिंग अप होगा, जरूरत पड़ी तो मांगेंगे। इट इज दैट पार्ट ऑफ द रिजर्व विच इज नॉट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जिसको हम डिविडेंड के रूप में नहीं बांटते हैं। क्रिएशन, इट इज एन अनकॉल्ड कैपिटल, इट इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कहां से आया है ये, कैपिटल प्रॉफिट से आया है। और ये क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल है, ऑप्शनल और मैंडेटरी। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल। इच्छा है तुम्हें रखना तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो। Whereas it is appropriate to transfer capital profits to capital reserve. ये ठीक होता है। Resolution, special resolution is required for reserve capital, whereas no resolution is required for capital reserve. यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बनने की संभावना होती है यहां से। चलिए जी, फिर है फिफ्थ, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। अरे ये तो कैपिटल का पार्ट है। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट ही था ये। डिस्क्लोजर, इट इज नॉट डिस्क्लोज सोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। सिर्फ पेड अप कैपिटल ही जाती है, तो कहां से डिस्क्लोजर आएगा। इट इज डिस्क्लोज, दैट इज सोन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयरहोल्डर्स फंड अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा। कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखेगा। चलिए, इसलिए एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विच इज प्रिस्क्राइब इन कंपनीज एक्ट 2013। बुक नंबर 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा इसी के ऊपर बेस्ड था, बैलेंस शीट के। तो एक बार तो वहां पढ़ चुके हैं, और वहां 5 चैप्टर में पढ़ोगे आप। वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, 5 चैप्टर में पढ़ोगे। यहां भी पढ़ने वाले, तुम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज कर रहे हो, बैलेंस शीट के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सारे हेड्स मुझे यहां पे काम नहीं आने वाले इस चैप्टर में।
इस चैप्टर में मुझे कौन से हेड्स काम आने वाले हैं? मैक्स टू मैक्स, ये हेड पूरा काम आएगा बिल्कुल सर, ये तो शेयर होल्डर्स फंड वाला है, शेयर होल्डर फंड वाला पूरा पार्ट काम आएगा। इधर काम आ सकता है करंट लायबिलिटीज वाला, करंट लायबिलिटीज वाला काम आ सकता है। क्लियर है जी? चलो, तो फॉर्मेट तो मालूम है मुझे, पर्टिकुलर्स नोट नंबर होता है, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड और एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। पहला आइटम है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल का बनेगा नोट टू अकाउंट। इसमें होगी आपकी कौन सी कैपिटल? ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, इक्विटी, प्रेफरेंस, कॉल्स इन एरियर, सब कुछ इस शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में होने वाला है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारे प्रॉफिट्स आएंगे यहाँ पे, जैसे कि जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व अभी देखा हमने। तो जितने भी तरह के प्रॉफिट्स हैं इंक्लूडिंग लॉसेस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिस्क्लोज हो जाएंगे। सॉरी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर वारंट बाद में इशू करते हैं, पैसे पहले मिल जाते हैं। जनरली ये आएगा ही नहीं आपके पास, अगर है तो वहां आएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यस सर, सेकंड आइटम भी आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद का फॉर्मेट आपके मतलब इस चैप्टर के लिए काम का नहीं है, हालांकि फॉर्मेट तो हमें पूरी मालूम होना चाहिए। नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 हेडिंग है और करंट लायबिलिटीज में भी 4 हेडिंग होती है। तो इट इज जस्ट इन फॉर्मेट, एक बार रीड आउट करके जरूर इस चैप्टर में आगे बढ़ना है अपने को, उससे ज्यादा फॉर्मेट में हमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड्स हो गया। जरा एसेट साइड और देख लिया जाए। एसेट साइड में भी क्या है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स है। अब नॉन करंट एसेट्स में फर्दर हेडिंग्स है और करंट एसेट्स में फर्दर हेडिंग्स है। तो नॉन करंट एसेट्स में तो मेरे ख्याल से कोई हमें इस्तेमाल नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर हम शेयर्स इशू करेंगे अगेंस्ट एसेट्स तो ऊपर नॉन करंट एसेट्स का कोई भी कॉलम यूज हो सकता है। इधर कैश का कॉलम मतलब कैश हमें यूज हो सकता है, प्लस अगर कॉल्स इन अरियर होता है वो भी यूज हो सकता है। कॉल्स इन एडवांसेस वहां पे लायबिलिटी में यूज हो सकता था, लेकिन कॉल्स इन अरियर को हम कहां पे दिखाएंगे? शेयर कैपिटल में दिखाने वाले हैं, इधर नहीं दिखाने वाले। वैसे अरियर में नहीं मिला पैसे तो एसेट बना लेने चाहिए, नहीं बनाते। कॉल्स इन अरियर हम कहां दिखा देते हैं? उधर दिखा देते हैं, शेयर कैपिटल में दिखा देते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है जी। तो ये अगेन फॉर्मेट था मेरे पास बैलेंस शीट का। फॉर्मेट बस एक बार देख के कंटिन्यू करना है। फॉर्मेट हमने अच्छे से चैप्टर 3 में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। यहां तक बात क्लियर होंगी तो बेसिक फंडामेंटल्स 2 वीडियो में लेके आ गया। 2 वीडियो में आपके बेसिक फंडामेंटल्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो से हमें कुछ और बातें करते हुए क्वेश्चंस पे आना है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। 1 चैप्टर 2 चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर्स फ्री में, वो भी बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। 100% सिलेबस कंप्लीट, सारे पैटर्न्स हम करते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट रह जाए, कोई कंफ्यूजन रह जाए, कुछ नई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, जानने पहचानने वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।